नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का, यानी केमिकल काइनेटिक्स का, जिसे हम रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स की हमारी 10 क्लासें कंप्लीट हो गई थी। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा 11 नंबर का वीडियो, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि आज का हमारा पार्ट 11 पार्ट रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का। पिछले पार्ट में हमने अध्ययन किया था अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख देखा था और हमने अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता का आरेख के द्वारा अध्ययन किया था। और वहां पर हमने अध्ययन किया था कि अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, जिसका मुख्य कारण हमने देखा था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर जो प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश है वो 2 या 3 से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अभिक्रिया का वेग भी 2 या 3 गुना हो जाता है। इन सब बातों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। आज लगातार उसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आर्यनीय सिद्धांत एवं सक्रियण ऊर्जा की गणना। देखो, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का, आर्यनीय सिद्धांत एवं सक्रियण ऊर्जा की गणना, यानी हम कहेंगे आर्यनीय थ्योरी एंड कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। हम आर्यनीय सिद्धांत देखेंगे, आर्यनीय सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं उनका अध्ययन करेंगे और फिर आर्यनीय समीकरण हम देखेंगे। उस आर्यनीय समीकरण के आधार पर हम सक्रियण ऊर्जा की गणना करेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। देखो, आर्यनीय सिद्धांत, पहले हम आर्यनीय सिद्धांत की बात करते हैं। आर्यनीय सिद्धांत यानी आर्यनीय सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं कौन सी हैं, हम उनका अध्ययन करते हैं। देखो, हम क्या कह सकते हैं कि आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों के सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। पहली अवधारणा क्या है? अभिकारकों के सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है, समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। पहली अवधारणा देखिए, हमने आर्यनीय सिद्धांत की क्या कहा कि अभिकारकों के सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। अभिकारक के वे अणु जिनकी ऊर्जा दैलीय ऊर्जा के बराबर होती है सक्रिय अणु कहलाते हैं। यानी दूसरी अवधारणा में हम क्या कहेंगे? अभिकारक के वे अणु जिनकी ऊर्जा दैलीय ऊर्जा के बराबर होती है सक्रिय अणु कहलाते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल, सक्रिय अणु कहलाते हैं, सक्रिय अणु कहलाते हैं। आर्यनीय की दूसरी अवधारणा में हमने क्या कहा कि अभिकारक के वे अणु जिनकी ऊर्जा दैलीय ऊर्जा के बराबर होती है सक्रिय अणु कहलाते हैं। पिछले वीडियो में भी हमने अध्ययन किया था कि वे अभिकारक के अणु जिनकी ऊर्जा दैलीय ऊर्जा के बराबर या अधिक होती है वे अभिकारक के अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो यहां पर भी हमने ये कहा है कि अभिकारक के वे अणु जिनकी ऊर्जा दैलीय ऊर्जा के बराबर होती है सक्रिय अणु कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि इन सक्रिय अणुओं के पास ऊर्जा कहां से आई। तो हम क्या कहेंगे कि सक्रिय अणुओं को ऊर्जा परस्पर टक्करों से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट अवधारणा है। अगली अवधारणा में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे
सक्रिय अणुओं को ऊर्जा परस्पर टक्करों से प्राप्त होती है, परस्पर टक्करों से प्राप्त होती है। देखो सीधी सी बात ये है, अभिकारक के अणुओं के मध्य टक्कर होगी, अगर टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा देयनीय ऊर्जा के बराबर है तो ही वे अणु सक्रिय अणु कहलाएंगे और उत्पाद में परिवर्तित होंगे। तो हमने क्या कहा कि सक्रिय अणुओं को ऊर्जा परस्पर टक्करों से प्राप्त होती है, टक्करें हो गई, टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा देयनीय ऊर्जा के बराबर हो गई, अणु को हमने सक्रिय अणु कह दिया। अब देखो, अब आ रही है इंपॉर्टेंट बात, इस आर्यनीय सिद्धांत की मूल अवधारणा अब आ रही है। ये सक्रिय अणु परस्पर मिलकर एक, अपन क्या कह सकते हैं कि एक मध्यवर्ती स्पीसीज का निर्माण करते हैं, जिसे हम सक्रियत संकुल कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये सक्रियत संकुल टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। देखो अगली अवधारणा में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सक्रिय अणु परस्पर मिलकर एक मध्यवर्ती स्पीसीज का निर्माण करते हैं, जिसे सक्रियत संकुल, यानी हम इसे क्या बोलेंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सक्रिय अणु परस्पर मिलकर एक मध्यवर्ती स्पीसीज का निर्माण करते हैं, जिसे सक्रिय संकुल कहते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये मध्यवर्ती स्पीसीज उच्च ऊर्जा की स्पीसीज होती है, जो शीघ्रता से टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम अगली अवधारणा में कह सकते हैं कि सक्रियत संकुल एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीसीज होती है। समझना बात को, सक्रियत संकुल एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीसीज होती है जो शीघ्रता से टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है, उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। देखो वापस से मैं आपको बता रहा हूं, सक्रिय संकुल एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीसीज होती है जो शीघ्रता से टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। और देखो ये सक्रिय संकुल और अभिकारक अणुओं के मध्य साम्य स्थापित होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सक्रियत संकुल व अभिकारकों के मध्य साम्य स्थापित होता है।
साम्य स्थापित होता है। देखो हम एक जनरल एग्जांपल लेके इस सक्रिय संकुल को समझ रहे हैं। मैं ले रहा हूं ए बी प्लस सी डी, यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा सक्रिय संकुल। ये लो, और ये शीघ्रता से टूटकर क्या बनाएगा, उत्पाद AC प्लस BD। ये तो हैं उत्पाद, समझना बात को आप। ये है सक्रियत संकुल, क्या कहेंगे, सक्रियत संकुल। ये है अभिकारक अणु, अभिकारक अणु, और ये अभिकारक अणु और इस सक्रिय संकुल के मध्य साम्य स्थापित होता है। देखो इस सक्रिय संकुल को हम संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। देखो सक्रिय संकुल, देली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा का हम अलग पाठ में अध्ययन करेंगे। फिलहाल आप इतने ध्यान में रखो कि ये सक्रिय अणु हैं अभिकारक के, ये परस्पर मिलकर एक मध्यवर्ती स्पीशीज का निर्माण करते हैं जिसे सक्रिय संकुल कहते हैं या संक्रमण अवस्था भी इसे कहते हैं, और ये शीघ्रता से टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो यदि हम ताप बढ़ाएं तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्करें ज़्यादा होंगी, टक्करें ज़्यादा होंगी तो सक्रिय अणुओं का निर्माण ज़्यादा होगा, और सक्रिय अणुओं का निर्माण ज़्यादा होगा तो सक्रिय संकुलों का निर्माण अधिक होगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ताप बढ़ाने पर सक्रिय संकुलों का निर्माण अधिक होता है। ये ऐसे कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर सक्रिय संकुलों की संख्या बढ़ती है जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो देखो पहले आप इनको समझ लो। आर्यनीय सिद्धांत की मूल अवधारणाओं को मैं आपको एक बार वापस से रिपीट करवा रहा हूं। पहली अवधारणा में हमने क्या कहा कि अभिकारकों के सभी अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। दूसरी अवधारणा में हमने क्या कहा कि अभिकारक के वे अणु जिनकी ऊर्जा देली ऊर्जा के बराबर होती है सक्रिय अणु कहलाते हैं, यानी देली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा वाले अभिकारक के अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। फिर हमने अगली अवधारणा में क्या कहा कि सक्रिय अणुओं को ऊर्जा परस्पर टक्करों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अवधारणा में हमने क्या कहा कि ये सक्रिय अणु परस्पर मिलकर एक मध्यवर्ती स्पीशीज का निर्माण करते हैं जिसे सक्रिय संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यह सक्रिय संकुल एक उच्च ऊर्जा युक्त अस्थायी मध्यवर्ती स्पीशीज होती है जो शीघ्रता से टूटकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। फिर हमने क्या कहा कि सक्रिय संकुल व अभिकारकों के मध्य एक साम्य स्थापित होता है, और हमने एक जनरल एग्जाम्पल लेके इसको समझा। एक अवधारणा और है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, आर्यनीय सिद्धांत की एक अवधारणा। क्या कहेंगे कि तापमान बढ़ाने पर सक्रिय संकुलों का निर्माण अधिक होता है। क्या कहेंगे, 7 नंबर की अवधारणा हम कहेंगे तापमान बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है। पहले सक्रिय अणु बढ़ेंगे, सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ती है जिससे सक्रिय संकुलों का निर्माण अधिक होता है। सक्रिय संकुलों का निर्माण अधिक होता है।
जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। देखो सीधी सी बात है, ताप बढ़ाएंगे, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो सक्रिय संकुलों का निर्माण अधिक होगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो ये तो हमने आर्हेनियस सिद्धांत की मूल अवधारणाएं देखी, और अब हम बात करते हैं आर्हेनियस समीकरण की। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। अब हम आर्हेनियस समीकरण देखते हैं। आर्हेनियस समीकरण देखेंगे। आर्हेनियस समीकरण के आधार पर हम सक्रिय ऊर्जा की गणना करेंगे। देखो अब हम आर्हेनियस समीकरण देखते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण यानी अपन कहेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन। देखो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक व तापमान के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसे हम आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? देखो हम कहेंगे आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने, आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, यहां लिख रहा हूं मैं, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक को हम के द्वारा दर्शाते हैं। वेग स्थिरांक तथा तापमान के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत की। एक समीकरण प्रस्तुत की। एक समीकरण प्रस्तुत की जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। क्या कहा मैंने? आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के तथा तापमान के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। देखो समीकरण क्या थी? समीकरण थी K = A
e की घात माइनस EA अपॉन RT, ये आर्हेनियस की मूल समीकरण है। केतो क्या है? केतो है वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक। ए क्या है? आर्हेनियस गुणांक। क्या कहेंगे? आर्हेनियस गुणांक। EA क्या है? सक्रियण ऊर्जा। EA क्या है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। और T क्या है? परम ताप, परम ताप। तो ये क्या लिख दी हमने? आर्हेनियस समीकरण। कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। K इक्वल टू A की घात माइनस EA अपॉन RT। K यहाँ पे क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। A क्या है? आर्हेनियस गुणांक। EA क्या है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस स्थिरांक। और T क्या है? परमताप। अब हम इस आर्हेनियस समीकरण के आधार पर हम सक्रियण ऊर्जा की गणना करते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? आर्हेनियस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा की गणना। आर्हेनियस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा की गणना। देखते हैं कि हम आर्हेनियस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा की गणना किस प्रकार से करते हैं। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हमारी हेडिंग रहेगी आर्हेनियस समीकरण से आर्हेनियस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा की गणना। सक्रियण ऊर्जा की गणना। देखो, आर्हेनियस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने की दो विधियां हैं। तो मैं यहां लिख दूंगा, इसकी दो विधियां हैं। इसकी दो विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली तो हम कहेंगे आरेखीय विधि, और दूसरी आएगी अंतराल समीकरण विधि। यानी हम अलग अलग तापों पर अलग अलग वेग स्थिरांक ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर हम अंतराल समीकरण लिखेंगे, और उस अंतराल समीकरण के आधार पर हम सक्रियण ऊर्जा की गणना करेंगे। पहली विधि कौन सी ले रहे हैं हम? आरेखीय विधि, यानी आरेख के द्वारा। तो पहली विधि है आरेखीय विधि, यानी अपन कह सकते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना? अब देखो, अब लगातार आप मेरे साथ बने रहेंगे। देखो, हमने अभी क्या देखी है? आर्हेनियस समीकरण क्या थी? K इक्वल टू A की घात माइनस EA अपॉन RT। ये अभी हमने आर्हेनियस समीकरण देखी है। अब देखो क्या करेंगे। अब हम उपरोक्त समीकरण का लॉग लेंगे। क्या कहूं मैं कह दूं उपरोक्त समीकरण का ln लेने पर, ln का मतलब लॉग लेने पर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या लिख दूं मैं इसको? ln K इक्वल टू ln A और E की घात माइनस EA अपॉन RT। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसको और सरल करूं तो मैं क्या लिखूंगा?
ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e और माइनस EA अपॉन RT। कोई दिक्कत नहीं है। इस समीकरण का हमने लॉग लिया है। पहले हमने क्या लिखा, ln k इक्वल टू ln a e की घात माइनस EA अपॉन RT। फिर क्या लिखा, ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e की घात माइनस EA अपॉन RT। अब देखो इसको और सरल करते हैं, तो ln k ln a ये माइनस का है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी मैं इसको लिख दूं माइनस EA अपॉन RT और आगे क्या है ln e। ln का आधार e है, ये हमें पता है। अब देखो हमें पता है चूंकि ln e का मान क्या होता है 1, इसका मतलब ये तो क्या होगी राशि 1 हो गई। यानी अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ और इसको मैं समीकरण 2 मान लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब हम ln को लॉग में लाएंगे, यानी हम कह सकते हैं ln को log 10 में परिवर्तित करने पर देखते हैं क्या आएगा। हम जब ln को log में परिवर्तित करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा देखो 2.303 log 10 और क्या है k, तो ये लो k इक्वल टू आगे क्या है, आगे भी क्या लिखूंगा 2.303। अब ln किस में आ गया, log 10 में आ गया। फिर a, ये लो a और माइनस आगे क्या है, आगे है EA अपॉन RT। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं समीकरण 3 दे दूँ। अब देखो इस समीकरण 3 में 2.303 का भाग देंगे, क्या कहेंगे, समीकरण 3 में 2.303 का भाग देने पर पूरी समीकरण में भाग देंगे। तो देखो 2.303 अपॉन 2.303 आगे क्या है log k इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 आगे है log a और माइनस EA अपॉन 2.303 RT। भाग दे दिया, पूरे समीकरण में 2.303 का भाग दे दिया। अब देखो 2.303 से 2.303 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा log k इक्वल टू log a और माइनस EA अपॉन 2.303 RT। अब देखो आप, ये जो समीकरण 4 हमें प्राप्त हुई है, इसको भी हम आर्रेनियस समीकरण ही कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये आर्रेनियस समीकरण का लघुगणक रूप है, यानी log के रूप में। बात सीधी सी है, ये आर्रेनियस समीकरण log के रूप में है, तो इसको भी आप ध्यान में रखोगे। हमने आर्रेनियस की मूल समीकरण ली,
क्या किया, पहले इसका log लिया आधार e के रूप में, ln k इक्वल टू ln a e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर हमने इसको सरल किया तो ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। हम इसको हमने और सोल्व किया, ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी ln e। चूंकि ln e का मान 1 होता है यानी ये राशि क्या होगी 1, तो नीचे क्या बचा ln k इक्वल टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर हमने ln को log 10 में परिवर्तित किया तो हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया, 2.303 log 10 k इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। फिर हमने समीकरण 3 प्राप्त की। इस समीकरण 3 में हमने 2.303 का भाग दिया तो 2.303 से कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। और मैंने क्या बताया कि ये जो समीकरण 4 आई है ये आर्यनीय समीकरण का लघुगणक रूप है, यानी log के रूप में हमने क्या लिख दी आर्यनीय समीकरण। अब इस समीकरण से हम आरेख बनाएंगे। देखो अब आरेख कैसे बनाएंगे, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास समीकरण 4 आ गई है। अब हम इस समीकरण 4 से सरल रेखा का आरेख बनाएंगे। सरल रेखा का आरेख देखो समझना आप ध्यान से। इस समीकरण 4 को हम व्यवस्थित करेंगे। देखो कैसे करेंगे, माइनस वाली राशि को मैं पहले लिख दूं और प्लस वाली को बाद में लिख दूं, यानी इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते, देखो log k इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, और प्लस वाली राशि ये है log a, तो ये लो log a। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यानी हमने इस समीकरण 4 को इस रूप में व्यवस्थित कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये लो। अब देखो अब हमें आरेख किस में बनाना है, हम आरेख बनाएंगे एक तो log k तथा 1/t के मध्य आरेख, समझना बात को, के मध्य आरेख log k तथा 1/t के मध्य आरेख हम बनाएंगे। और यह आरेख बनाने के लिए हमने इस समीकरण को इस रूप में व्यवस्थित किया। अब देखो ये समीकरण कैसी है, ये समीकरण है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के जैसी ये समीकरण है। देखो y इक्वल टू तो क्या है log के, अरे यही तो है log के, और माइनस एम इक्वल टू क्या है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, और अक्स के इक्वल क्या है 1/t, और हमें यही चाहिए भाई, हम आरेख बना रहे हैं log k तथा 1/t के मध्य, तो अक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t, और c इक्वल क्या हो जाएगा log a। यानी सीधी सी बात ये है कि ये समीकरण y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के जैसी है। इसका मतलब जब हम आरेख बनाएंगे तो हमें इस समीकरण के अनुरूप आरेख प्राप्त होगा। देखो आरेख बना रहा हूं मैं, ये लो y के स्थान पे तो क्या log 10k, यानी log k, y हम इस अक्ष पे लेते हैं तो ये लो, इधर तो मैंने दिखा दिया log k। फिर अक्ष की बात करते हैं, अक्ष क्या है 1/t, अक्ष को हम लेते हैं इधर तो ये रहा 1/t। अब बात करते हैं m की, m मतलब
ढाल है और ढाल माइनस में है, अंतःखंड प्लस में है, यानी अंतःखंड को हम यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाएंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ दिखा दिया, ये लो, ये क्या हो गया, अंतःखंड सी यानी log a। ढाल क्या है, माइनस, अरे माइनस तो है, माइनस ए अपॉन 2.303 r, इसका मतलब आरेख आएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और इस आरेख का जो ढाल है, यानी हम लिख सकते हैं ढाल, ढाल का मतलब टेन थीटा इक्वल किसके रहेगा, माइनस ए अपॉन 2.303 r, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये मैं बाहर दिखा रहा हूँ, ये है log a, कोई दिक्कत नहीं है, अंतःखंड है। तो ये हमने आरेख बना लिया log के तथा 1/t के मध्य आरेख, सरल रेखा का आरेख है। ढाल यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है, इसलिए आरेख नीचे की तरफ बनेगा। अब देखो, यानी हमारे पास ढाल, ढाल का मतलब टेन थीटा इक्वल क्या आया, माइनस ए अपॉन 2.303 r। अब इससे हम ए का मान ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे ढाल यानी टेन थीटा इंटू 2.303 r, ये लो, यानी हमने इसका ढाल ज्ञात कर लिया और ढाल को मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 और r के साथ, तो हमें सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात हो गया। ये हमारी पहली विधि थी आरेखीय समीकरण से सक्रियण ऊर्जा की गणना करना। पहली विधि थी आरेखीय विधि। इस आरेख को आप ध्यान में रखोगे। आरेख हमने बनाया log के तथा 1/t के मध्य आरेख। इस आरेख का ढाल ज्ञात किया, फिर इस सूत्र को हमने इस सूत्र में व्यवस्थित किया, यानी सक्रियण ऊर्जा बराबर ढाल इंटू मल्टीप्लाई हो गया ढाल इंटू 2.303 r। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी विधि की। देखो दूसरी विधि मैंने क्या बताया, अंतराल समीकरण। हम पहले अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांकों की गणना करेंगे, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि हम अलग अलग तापों पर पहले आरेखीय समीकरण लिखेंगे और उनके द्वारा भी हम सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो अब हम दूसरी विधि ले रहे हैं। दूसरी विधि पहली हमने देख ली आरेखीय विधि। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को हम क्या कहेंगे, अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांकों की गणना करके देखो अभी हमने एक समीकरण देखा था। क्या देखा था, log k इक्वल टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। और इसको हमने क्या कहा था कि ये आरेखीय समीकरण का लघुगणक रूप है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस समीकरण के द्वारा अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांकों की गणना करेंगे। देखो पहले बात कर रहा हूं मैं T1 ताप पर। अब देखो ताप T1 है, इसका मतलब जो वेग स्थिरांक आएगा वो क्या आएगा, K1 आएगा। बात सीधी सी है, अलग अलग ताप है तो वेग स्थिरांक भी क्या रहेंगे, अलग अलग। यानी मैं इस समीकरण को T1 ताप पे ऐसे लिखूंगा, log K1 इक्वल log A। तो क्या है, आरेखीय गुणांक है
सेम रहेगा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। भाई ताप T1 है तो K1 होगा, T ताप पर वेग स्थिरांक K1। इसको मैं समीकरण 1 दे दूं। अब बात करता हूं T2 ताप पर। T2 ताप पर क्या होगा, log K2 इक्वल log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। इसको मैं समीकरण 2 दे दूं। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी हम कहेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे। देखो समीकरण 2 क्या है, log 10 K2, तो ये लो log K2 माइनस log K1 इक्वल, इस राशि को घटा दिया। अब इसकी बात कर रहे हैं, क्या है, log A फिर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, ठीक है। और अब घटा रहे हैं तो ये लो माइनस, क्या है, log A समझना माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। और इसको मैं कोष्टक में दिखा दूं। भाई हमने ये तो कहा है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो log K2 माइनस log K1, इधर क्या आएगा, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, फिर माइनस क्या आएगा, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। अब देखो क्या होगा, मैं पहले इसको खोलता हूँ, इसको खोलूँगा, देखो क्या आएगा, थोड़ा मैं इनको छोटा कर दूँ, समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है, समझना। देखो बात को, इसको मैं सरल कर रहा हूँ, क्या आएगा, देखो इसको तो मैं क्या लिख दूँ, log K2 अपॉन K1, यानी इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, log K2 अपॉन K1। अब आओ इधर, इधर क्या है, देखो इधर है log A फिर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, यही तो है। अब देखो बाहर तो है माइनस और अंदर है प्लस, तो प्लस माइनस यानी ये तो हो जाएगा माइनस log A, और ये है माइनस, तो कोष्टक को खोलूँगा तो माइनस माइनस यानी यहाँ आ जाएगा प्लस, प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। अब देखो ये प्लस log A है और ये माइनस log A है, यानी कैंसिल। क्या बचा, हमारे पास बचा log K2 अपॉन K1, इधर तो क्या बचा, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2, ये तो बचा। फिर माइनस प्लस है, प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर T1, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। अब क्या करता हूँ मैं log K2 अपॉन K1, देखो अपन इस प्लस वाली राशि को पहले लिखते हैं और माइनस वाली को बाद में लिखते हैं, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं, ई ए अपॉन 2.303 आर T1, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इस राशि को मैंने पहले लिख दिया, ई ए अपॉन 2.303 आर T1, और ये माइनस वाली है तो ये लो माइनस, क्या लिख दूं,
EA अपॉन 2.303 R/T2। कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो EA अपॉन 2.303 R इसमें भी है और EA अपॉन 2.303 R इसमें, यानी मैं इस EA अपॉन 2.303 R को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा हमारे पास, log K2 अपॉन K1। देखो मैं इसको लिख दूँ EA अपॉन 2.303 R। अब देखो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/T1 और -1/T2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, इस समीकरण को हटा रहा हूँ। अब ये लो, अब देखो इसको मैं से लिख दूं, अब log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, यानी इसको मैं लिख दूं, देखो T2 माइनस T1 अपॉन T1 और T2 लघुत्तम लेके हमने इसको इस प्रकार से लिखा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, T1 T2 तो क्या हो गया इसका लघुत्तम, और फिर T2 और यहाँ पे माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो हमारे पास समीकरण आई है इसके द्वारा हम सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। और देखो किस प्रकार से करेंगे, हम सक्रियण ऊर्जा का सूत्र किस प्रकार से लिखेंगे, समझना आप। देखो हमेशा ये सूत्र इसका, तो हम लिखेंगे EA इक्वल टू, ठीक है ना, ये तो क्या है, ये तो है log K2 माइनस log K1, कोई दिक्कत नहीं है, यही तो है। और फिर 2.303 R हो गया, और इंटू T1 T2 और अपॉन क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। ये लो, ये हमने क्या बना दिया, सक्रियण ऊर्जा का सूत्र। तो हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांकों की गणना करके भी हम सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। T1 ताप है, T2 ताप है, ये T2 ताप पर वेग स्थिरांक है और ये T1 ताप पर वेग स्थिरांक है। R यहाँ पे क्या है, गैस स्थिरांक। तो देखो हमने आज की क्लास में आर्यनीयस सिद्धांत पढ़ा, आर्यनीयस सिद्धांत की मूल अवधारणाओं का अध्ययन किया, फिर हमने आर्यनीयस समीकरण प्राप्त की, आर्यनीयस समीकरण का हमने लघुगणक रूप देखा, और फिर हमने आर्यनीयस समीकरण के आधार पर सक्रियण ऊर्जा ज्ञात की, जिसकी दो विधियां थी। पहली विधि थी आरेखीय विधि, दूसरी थी अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांकों की गणना करके, या हम इसको अंतराल समीकरण भी कह सकते हैं कि अंतराल समीकरण के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद।